नमस्कार, आप देख रहे खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। देश में कल से लॉकडाउन 4 लागू हो जाएगा। 31 मई तक लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर लॉकडाउन 4 की मियाद बढ़ा दी। राज्यों को नियमों में बदलाव की छूट रहेगी। हालांकि मेट्रो, हवाई सेवा और स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सामाजिक, धार्मिक और सियासी कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। आपको बता दें कि कुछ राज्यों ने पहले ही लॉकडाउन 4 की मियाद 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। तो बड़ी खबर यह है कि 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्यों को नियमों में बदलाव की छूट दी गई है। मेट्रो, हवाई सेवा और स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। देश में लॉकडाउन बढ़ाया गया। तो देश में लॉकडाउन बढ़ाया गया। 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जो गाइडलाइन है उसको लेकर और विस्तार से जानकारी दी जाएगी, लेकिन साफ तौर पर इस बार ये कहा गया है कि राज्य सरकार अपने हालात को देखते हुए नियमों में छूट यहां पर दे सकते हैं, लेकिन मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी और जो रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, ये सभी बंद रखे जाएंगे। तो लॉकडाउन 4 बढ़ाने का फैसला हो गया है। कल से लॉकडाउन 4 जारी हो जाएगा। लॉकडाउन 4 में राज्यों की भूमिका बढ़ी। आपसी सहमति से 2 राज्यों के बीच चल सकती है बसें। राज्यों के भीतर भी बस चलाने का अधिकार राज्य तय कर सकेंगे। रेड, ग्रीन और येलो जोन। झारखंड में कोरोना की शुरुआत हिंदपीढ़ी से हुई। धीरे धीरे हिंदपीढ़ी कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है और हॉटस्पॉट के साथ हिंदपीढ़ी का नाम विवादों से जुड़ता चला गया। कभी सफाई कर्मियों से बदसलूकी तो कभी सीलिंग के उल्लंघन से हिंदपीढ़ी हाईलाइटेड रहा। बीती रात तो हद हो गई जब बेकाबू भीड़ ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। जमकर बवाल हुआ। हंगामा कर रहे भीड़ को जवान नियंत्रित कर पाते इससे पहले स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। अब पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। राजधानी रांची का कंटेनमेंट जोन हिंदपीढ़ी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ताजा मामला शनिवार की रात का है, जब सीआरपीएफ और स्थानीय लोगों के बीच कई घंटों तक संघर्ष चलता रहा। स्थानीय लोगों ने सीआरपीएफ पर पूर्व पार्षद को पीटे जाने का आरोप लगाया और विरोध में हंगामा किया। वहीं हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराने पहुंची सीआरपीएफ की टीम पर स्थानीय लोगों की तरफ से पथराव भी किया गया। पथराव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। शनिवार की रात हुए हंगामे के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और सीआरपीएफ लॉकडाउन का सख्ती से पालन करा रही है। पहले भी जितने लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, उन सभी लोगों को हम लोगों ने उन पर कार्रवाई की है, गिरफ्तारी भी की है, नोटिस भी भेजी है। किसी भी परिस्थिति में कोई भी उल्लंघन, लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं टॉलरेट किया। उसकी एक डिटेल्ड इंक्वायरी की जा रही है। उसमें कुछ पुलिस पदाधिकारियों, कर्मियों को काफ़ी चोटें आई हैं और इसमें किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है उसकी विस्तृत छानबीन चल रही है। बहुत सी सीसीटीवी फुटेजेस, वीडियो फुटेजेस हमारे पास उपलब्ध हैं। कंटेनमेंट जोन हिंदपीढ़ी के एंट्री पॉइंट पर अतिरिक्त सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। हंगामा करने वालों की सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान की जा रही है और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। साफ तौर पर जिस तरीके से कल देर रात हंगामा हुआ, हंगामे में सीआरपीएफ पर पत्थरबाजी हुई, सीआरपीएफ के कई जवान इस पर घायल भी हुए थे। दरअसल पूरा जो विवाद है वो विवाद स्थानीय पूर्व पार्षद को लेकर था। स्थानीय लोगों का आरोप था कि सीआरपीएफ की तरफ से पूर्व पार्षद के साथ बदसलूकी की गई, उन पर लाठी बरसाए गए थे। हंगामा करने वालों के खिलाफ प्रशासन डिटेल इंक्वायरी में जुटा हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हिंदपीढ़ी में हिंसक झड़प किसके शह पर हुआ। कामरान, जी मीडिया, रांची।
तो बीती रात हिंदपीढ़ी में हंगामा बरपा। सीआरपीएफ जवानों पर पत्थरबाजी हुई। इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। सत्ताधारी विधायक इरफान अंसारी हिंदपीढ़ी के बचाव में उतर आए। दलील है कि प्रशासन खास समुदाय को टारगेट कर रहा है। हिंदपीढ़ी के लोग कोई चाइना से नहीं बल्कि हिंदुस्तानी हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी पत्थरबाजों के सामने पुलिस को नतमस्तक होने का पुलिस पर आरोप लगा रही है। झारखंड में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी में शनिवार की रात पत्थरबाजों ने सीआरपीएफ की टीम को निशाना बनाया। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। इसके बाद अब पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि हिंदपीढ़ी में हुए पथराव पर अब सियासत भी शुरू हो गई। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने प्रशासन को आड़े हाथों लिया। इरफान अंसारी की दलील है कि सरकार की छवि धूमिल करने की लगातार कोशिश हो रही है। प्रशासन एक खास समुदाय को चिन्हित कर कार्रवाई कर रहा है, जो कि अमानवीय है। हिंदपीढ़ी के लोग भी हिंदुस्तानी हैं, वो चाइना से नहीं आए हैं। मैं ऐसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। पुलिस का जो काम है वो करे। कोरोना एक बीमारी है। बीमारी का बचाव के लिए आप उपाय कीजिए। ठीक है, हो सकता है कि हिंदपीढ़ी में कोरोना कुछ संक्रमित हुए हो, इसका मतलब पूरा हिंदपीढ़ी तो खराब नहीं है ना। इस तरह से प्रचार कर रही है पुलिस कि लगता है कि ये लोग हमारे देश के लोग नहीं हैं, बाहरी लोग हैं। हिंदपीढ़ी में सीआरपीएफ पर पत्थरबाजी पर इरफान अंसारी ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। तो रांची विधायक ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि हिंदपीढ़ी के पत्थरबाज शांति दूतों के सामने पुलिस नतमस्तक हो गई, इसलिए पूरे इलाके को सेना के हवाले कर देना चाहिए। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जहाँ जहाँ शांति दूत लोग रहते हैं वहीं पर ये घटनाएं होती है। वहीं पर पुलिस पर हमला होता है, डॉक्टर पर हमला होता है, सफाई कर्मचारी पर हमला होता है। और रांची जैसे जगह में तो पुलिस एक तरह से मुखदर्शक बन करके बैठी हुई है, अपने घुटने टेक दिए हैं। पूरे मामले पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि बहुत दिन से बंद है, आदमी स्वतंत्र रहना चाहता है। बंद है, किसी कारण से बंद है, कोरोना वायरस की वजह से बंद है, लेकिन हर आदमी स्वतंत्रता चाहता है ना, स्वच्छंद रूप से सांस लेना चाहता है। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे हम आपको कि स्थिति बहुत अच्छी है झारखंड के गांवों में। हिंदपीढ़ी में सीआरपीएफ पर हमला हो गया, बावजूद सत्ताधारी विधायक प्रशासन पर ही निशाना साध रहे हैं। अपनी ही पुलिस की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। रांची से सौरभ और कामरान के साथ देवाशीष, जी मीडिया, जामताड़ा। कोरोना का संक्रमण झारखंड में तेजी से बढ़ रहा है। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कुल 223 हो गई। आज रिम्स में 577 कोरोना के संदिग्धों की जांच की गई, जिसमें 4 की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। 2 कोरोना पॉजिटिव रामगढ़ के हैं, जबकि 1 रांची के नामकुम और 1 हजारीबाग के। आपको बता दें कि कुल 6 नए मामले सामने आए, जिसमें देवघर और लोहरदगा से 1-1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना से अब तक राज्य में 3 की मौत हुई है। हजारीबाग से बीजेपी के सांसद जयंत सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई सवाल पूछे। जयंत सिन्हा ने कहा कि आपके राज्य का एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे कुछ विषयों पर जानकारी चाहता हूं और सटीक उत्तर की अपेक्षा करता हूं। जयंत सिन्हा ने जो सवाल हेमंत से पूछे हैं वो इस तरह हैं। जयंत सिन्हा ने पहला सवाल पूछा कि आपने कहा कि 110 ट्रेनों की एनओसी दे दी है। रेलवे ने कहा है कि ओरिजिनेटिंग स्टेट और रिसीविंग स्टेट को सहमति बनाकर रेलवे को सूचित करना है, तो ट्रेन उपलब्ध करा देंगे। अगर हाँ, तो ये सूची सार्वजनिक करें। दूसरा सवाल यह है कि झारखंड प्रवासी पोर्टल पर 6,85,000 लोगों ने पंजीकरण किया, मतलब हमें 600 ट्रेनें लानी है, लेकिन अभी तक 48 ट्रेनें ही क्यों ला पाए हैं। जयंत सिन्हा का तीसरा सवाल यह है कि हजारीबाग लोकसभा वापस लौटना चाह रहे 54,000 लोगों की जो सूची भेजी है, क्या उसे आपने 6,85,000 लोगों में जोड़ा है। चौथा सवाल जयंत सिन्हा ने पूछा कि हजारीबाग के लिए
हमें 40-50 ट्रेन चाहिए होगी। इन ट्रेनों को कब तक लाने की योजना है? और अंतिम और पांचवा सवाल, घरों को लौट रहे भाई बहनों के खान पान के लिए, क्वारंटीन, स्वास्थ्य और देखभाल के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी से कुछ सीधे सवाल करना चाहता हूं। आप सबको मालूम है कि पिछले 10-11 दिनों से मैं उनको ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्न पूछ रहा हूं और उनसे जानना चाह रहा हूं कि हमारे जो प्रवासी भाई बहन फंसे हुए हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो इस संदर्भ में मैं 3 उनसे सीधे सवाल पूछना चाहता हूं और उनसे निवेदन करूंगा कि उनका सीधा जवाब वो दें। पहला सवाल तो उनसे ये है कि हमारे 6 लाख से ज़्यादा प्रवासी श्रमिक मजदूर झारखंड से बाहर फंसे हुए हैं। इनमें से हजारीबाग, रामगढ़ के 60,000 हमारे भाई बहन जो हैं वो आज और शहरों में हैं और वो विनती कर रहे हैं कि वो घर वापस आ जाएं। इन सब की सूची मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है, लेकिन इनके लिए आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मेरा दूसरा सवाल, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने 110 ट्रेन की एनओसी उन्होंने पहुंचा दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छी तरीके से मालूम है कि एनओसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आज ज़रूरत है कि उनके मुख्य सचिव के द्वारा वो ट्रेन का आदेश करें। रेल मंत्रालय तैयार है और राज्य इन लोगों को भेजने के लिए तैयार है। सिर्फ मुख्य सचिव की चिट्ठी की ज़रूरत है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भी बता दूं कि अगर 6 लाख प्रवासी श्रमिक हैं और करीब 1000 से 1200 हर ट्रेन पे आते हैं, तो हमें 500-600 ट्रेनों को चलाना है और आज तक सिर्फ लगभग 50 ट्रेन चली हैं। तो 550 और ट्रेनों की ज़रूरत है और इसके लिए उन्हें आदेश देना आवश्यक है। और तीसरा सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे 6 लाख भाई और बहन जब हमारे घर वापस लौटेंगे, झारखंड वापस लौटेंगे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? 2 हफ्ते उन सबको क्वारंटीन में रहना है। तो इन क्वारंटीन के लिए आपने बंदोबस्त किया है? उनके खाने पीने के लिए आपने बंदोबस्त किया है? हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल पूछे जाने पर सत्ताधारी नेताओं ने पलटवार किया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि जयंत सिन्हा अगर झारखंड सरकार पर आरोप लगाते हैं तो ये गलत है। जयंत सिन्हा को यह आरोप अपने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पर लगाने चाहिए। वहीं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जयंत सिन्हा काफी विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सवाल किए हैं उस पर हंसी आती है। जबकि जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी जयंत सिन्हा पर पलटवार किया। ये जयंत सिन्हा जी अगर झारखंड सरकार पर कोई आरोप लगाना चाहते हैं तो ये गलत है। ये आरोप ये पीयूष गोयल के खिलाफ लगा हुए हैं कि 110 ट्रेन जिसके लिए हमने दिया है, पैसा दिया है, उसको ये दिए हैं क्या? जिस स्टेट को देना है वहाँ स्टेट की जिम्मेदारी है लोगों को बैठाना, टेस्ट करके। झारखंड सरकार के सहमति तुरंत मिल जाएगी, खाली ये बता देना है कि हम भेज रहे हैं गाड़ी या ट्रेन को। झूठ सच की बातें फैलाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप अपने क्षेत्र की नहीं, पूरे झारखंड की बात सोचें और पूरे झारखंड का कैसे भला होगा इस पर अपने विचार दें। हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से गंभीर हैं कि कैसे सुरक्षित ढंग से हमारे मजदूर भाइयों को, हमारे छात्र और जो भी बाहर फंसे हमारे झारखंड के लोग हैं उनको कैसे सुरक्षित ढंग से यहाँ जल्द से जल्द लाया जाए। हवाई जहाज भी चलाने की मांग की है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अपने सरकार के खर्चे पर, राज्य सरकार के खर्चे पर। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के स्टेटों को कि उनके स्टेटों में लोग पैदल चल रहे हैं। हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हमारे राज्य में कोई भी आदमी पैदल नहीं चलेगा। संबंधित थाना, संबंधित जिला उनको सबसे पहले रोकेगा, उनको बैठाएगा, पानी पिलाएगा, खाना खिलाएगा, चिकित्सा करेगा और जहां तक उसको जाना है वहां तक का वाहन उपलब्ध करवाएगा। लॉकडाउन में बहुत से लोग दाने दाने को मोहताज हैं, लेकिन धनबाद में चावल सड़ रहा है।
आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के बीच बांटने वाले चावल में कीड़े रेंग रहे हैं। चावल का ये पूरा खेप फरवरी में ही आ गया था, लेकिन रखरखाव और लापरवाही के कारण चावल का बोरा सड़ गया। पूरे मामले पर अब प्रशासनिक अधिकारी लीपापोती करने में लगे हैं। हालांकि धनबाद उपायुक्त अमित कुमार ने कहा है कि मामला गंभीर है। इसके लिए जांच कमेटी का गठन किया गया है, जो 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट देगी। जो भी अधिकारी या कर्मी इसमें दोषी होंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमने देखा, ब्लॉक में बीच बीच में आता हूँ किसी काम से, किसी के काम के लेकर के, तो कम से कम हमने अपने आंखों से देखा है चावल इधर लॉकडाउन के बीच में 15-20 दिन पहले हमने देखा कि सब लोगों को बोरा में बदल बदल करके कीड़ा मकोड़ा समेत दे दिया जा रहा है। सड़ा हुआ चावल जो कीड़ा लग चुका है, और अभी भी 100 बोरा के लगभग माध्यम में अंदर में माल होगा। और ये बीच में जो ये हो गया ना सर, जो बारिश हो गया ना, जो बांटते बांटते बंद भी किया गया। मैंने नाजिर है, आप वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर जा रहा है, आप चावल ही बांटिएगा, बिल उल का ये कीजिएगा, पैसा सरेंडर हो जाएगा, चावल वितरण बंद कीजिए, बिल बनाइए, तो सर उनके आदेश का अनुपालन किया। उसमें हम लोग जिला में ही बैठ कर सारा बिल उल का जो है सो मार्च में ये किए, बिल उल अपना सबमिट करके दे। कौन अधिकारी आपको दे रहे थे आदेश? अधिकारी तो सर वो CDPO है। कि चावल जब आया तो हमारे पास गोदाम नहीं था, तो BDO साहब से हम लोगों ने मांगा। BDO साहब ने वो गोदाम दिया जिसमें रखवाया गया। तो वहाँ से आंगनबाड़ी केंद्र को सेविका ले जा रही थी चावल। उसके बाद से एक आपका कोरोना को लेके लॉकडाउन हो गया, जिसमें कुछ नहीं जा सका। धनबाद प्रखंड अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा बांटे जा रहे चावल जो है वो अव्यवस्थित तरीके से रखे जाने के कारण से खराब हुए हैं। इस मामले पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए एक कमेटी बना करके इस पूरे मामले की जांच करने के निर्देश जो है वो दिए हैं। ऑफिस के लिए आया था बांटने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में। ये लगभग फरवरी माह में आई थी। ये CDPO किस प्रकार से बांटी है ये मुझे जानकारी नहीं है। अभी संज्ञान में बात आया है, हम इसको जांच करेंगे और जांच करके वरीय पदाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। हिंदुस्तान की सड़कों पर मजदूर चित्कार मार रहे हैं। हर तरफ बेबसी, लाचारी, मायूसी है। भूख से बेहाल मजदूर घर लौटने को तड़प रहे हैं। लॉकडाउन ने मजदूरों की जिंदगी में तूफान भर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की तस्वीरें विचलित कर रही हैं। कहीं मजदूर पैदल अपने घर की तरफ चल रहे हैं, तो कहीं ठूस ठूस कर ट्रक में सवार हैं। तस्वीरें देखिए। इन्होंने अपने ऑटो से हजारों किलोमीटर का रास्ता नाप लिया है। 12 मई को महाराष्ट्र से ऑटो से चले और 7 दिन के सफर के बाद रविवार को ये रांची पहुंचे, लेकिन मंजिल अभी दूर है। इन्हें हजारीबाग जाना है। ये प्रवासी मजदूर बरकट्ठा के रहने वाले हैं। बहुत तकलीफ होता है ना, तकलीफ हो रहा है का कोई साधन नहीं उधर, कोई अगर वहाँ पे रुक जाते तो कुछ पैसा अगर बचा है वो भी खत्म हो जाता, तो फिर आने में ना उधर कराते ना इधर कराते। 2 महीना हो गया, 2 महीने से कोई पूछते नहीं, कोई आता नहीं है। तो थोड़ा बहुत हम लोग पास पैसा बचा हुआ था, अभी इधर बैठ बैठ के खाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, गाँव कैसे जाएगा। दर्द की ये दूसरी तस्वीर भी महाराष्ट्र के मजदूरों की है। ये लोग किसी तरीके से पैसे इकट्ठा कर महाराष्ट्र से अपने गांव कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग के लिए निकल गए। करीब 60 मजदूर किसी तरह अपने गांव लौटना चाहते हैं। कुछ ट्रक के अंदर तो कुछ लोग ट्रकों के ऊपर बैठकर धूप गर्मी के बीच अपने रास्ते को तय करने के लिए निकल पड़े हैं। कोरोना की मार ने जमा पूंजी खत्म कर दी। इन लोगों में कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, तो कोई सब्जी बेचकर घर चलाता था। कुछ लोग होटल में काम करते थे। घर है राजमहल थाना में। मैं रहते थे महाराष्ट्र आंध्री वेस्ट में। मैं नारियल पानी का धंधा करते थे, डिलीवरी बिल्डिंग पे छोड़ते थे। अभी वो धंधा बंद हो गया है, तो हम लोग के पास उतना पैसा भी नहीं था, हम लोग उतना कमा भी नहीं रहे थे। 200-300 रुपया रोज कमा रहे थे, तो अभी लॉकडाउन लग गया। हम लोग न्यू बॉम्बे वासी में रहते थे। वहाँ पे हम लोग खाने पीने कोई तरह व्यवस्था नहीं था, रहने का व्यवस्था नहीं था। इसके लिए हम लोग मजबूर में हम लोग अपना झारखंड वापस जा रहे हैं। दर्द की कई अंतहीन तस्वीरें
सड़कों पर देखने को मिल रही है। पैदल ही सड़क नापने को मजबूर ये मजदूर भूखे प्यासे चल रहे हैं। ये सभी तेलंगाना से आए हैं और इन्हें अपने घर जाना है। रास्ते में किसी ने खाना दे दिया तो हाथ जोड़कर खाना देने वालों को धन्यवाद देकर फिर आगे का रास्ता तय कर रहे हैं। 15-16 दिन धंधा किया है मैंने। 16 दिन में जो भी थोड़ा किया, उसके बाद लॉकडाउन की वजह से बंद। उसके बाद जो जिसका रूम था वो अपने को भाड़ा किराया दिया, भाड़ा गाड़ी का, बोला कितना तुम्हारा खर्चा होगा? बोला 5-6 हज़ार रुपये होगा सर। बोला तुम लेके जाओ, घर चले जाओ। अभी इधर लॉकडाउन रहेगा बेटा, क्या खाएगा? एक तो भूखा रहता है, कितना टाइम देखेगा तुमको? 5-6 हज़ार जो था खा के ख़त्म कर दिया। फिर फॉर्म भरा, फॉर्म का कोई रीजन नहीं आया। इसके लिए हम लोग आगे का कोई रास्ता मतलब उपाय नहीं हुआ, तो हम लोग ये रास्ता चुना कि ट्रक से अपने घर लौटने की व्यवस्था कर रहे हैं। पेट की आग बुझाने की खातिर ये सभी प्रवासी बन गए और अब घर वापसी की जल्दबाजी में जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ रहे हैं। सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। कल हुए उत्तर प्रदेश के औरैया में मजदूरों की मौत पर झारखंड सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। बोकारो जिले के सभी मृतक को सरकार 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इधर घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि भी देने की बात कही गई है।